मुझे दो तीन चीजें इस एक घंटे की बहस में जो निकली उन पर मुझे लगता है टिप्पणी होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि मसला ये नहीं कि नेता कितनी अच्छी बात बोल रहा ना, आपके पास संगठन होना चाहिए उस बात से उत्पन्न बिजली को जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में स्टोर करने की हैसियत होनी चाहिए। कांग्रेस ने वही हैसियत तो खो दी। काम तो प्रियंका अच्छा कर रही और जनसंघ वाले भी शुरू से अच्छा बोलते थे, प्रयास थोड़े ना बोलने लगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी हार जाते थे क्योंकि चुनाव में संगठन चाहिए। ठीक, तो ओवैसी क्या बोल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो 700-800 बूथ बनेंगे उनमें उतने आदमी तो चाहिए मेज पे बैठने, कुर्सी बैठने के लिए, मेज लगाने के लिए, वही नहीं मिल रहे। तो मौलाना क्या बोल रहे हैं उससे फर्क नहीं। दूसरी बात बसपा की कही, एक बात मैं कह दूं, सुरेश जी मेरी बात से व्यक्तिगत तौर पर सहमत होंगे, क्योंकि आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले कांशीराम जी के साथ मेरा एक पत्रकार के नाते बहुत संपर्क रहा, बहुत संवाद रहा। बसपा जीवन में कुछ ही अवसर आए जब वो सरकार बनाने के लिए लड़ी, उसमें कुछ में फेल हो गई, कुछ में बना भी ली, जोड़ तोड़ ही सही। ठीक, एक बार अपने बहुमत से बना ली। लेकिन कांशीराम की मूल थ्योरी दूसरी है। वो कहते हैं इतने प्रासंगिक तो हम हमेशा बने रहेंगे कि लोग हमारे पास अपने विरोधियों को हरवाने के लिए आते रहेंगे। बाकी ने देखा हो ना देखा हो, मैंने देखा है। बाकी आप कितने देखा नहीं, ठीक है सुरेश जी, नहीं देखा होगा, मैं गवाह हूं, गूगल नहीं, मैं खुद ही गूगल हूं भाई। मैंने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को कांशीराम जी के यहाँ बैठे देखा, मैंने कहा मैं चलूं, वो हाथ मार के बैठा लिए, बोला कांशीराम साहब क्या, और उन्होंने एक सेकंड सुरेश जी, उन्होंने बिल्कुल ठेठ बात की बिना किसी हिपोक्रेसी के। तब मध्य प्रदेश ज्वाइंट था, कांग्रेस चाहती थी मध्य प्रदेश में आप 55 उम्मीदवार अपने लड़ा दो, तो उनने कहा भाई बताओ क्या चल क्या होगा। अब उसके आगे की बात मैं नहीं कहूंगा, 5 मिनट में उन्होंने डन कर दिया फैसला। ठीक है ना। तो इसलिए ये भी जान लीजिए, बसपा अकेली पार्टी है जो दोनों स्तर पर ऑपरेट करती है, सरकार बनाने के लिए भी लड़ती है, और मान लो लीन पीरियड है तो कहती चलो यही करा लो। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसलिए मैंने आज बसपा पर चर्चा की, अन्यथा नहीं करता। ठीक ना, इसलिए चर्चा की क्योंकि बसपा उस भूमिका में तो महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कहता कि बसपा कहां से जीतेगी, लेकिन 20% वोट अगर उसके पास, ठीक है सुरेश जी अब रुक जाओ भाई, 20% वोट उसके पास अगर है, अभी तक का ट्रेंड बताता है कि वो सीट जीते ये नहीं जीते, 18, 19, 20 उसके पास वोट है उतना परसेंटेज। तो उसमें मान लो 2-4-5% कम भी हो जाए, जैसा प्रोजेक्शन आ रहा है, तो भी 15% वोट भी माने रखता है। 15% वोट में जिसके खिलाफ मन मना लेंगी उसकी लुटिया तो डुबो ही देंगी। 55% से कौन जीतेगा। इसलिए पश्चिम में मायावती की पार्टी महत्वपूर्ण है, अवध में नहीं है, रूहेलखंड में नहीं है, पूरब में वोट मतलब दलितों की आबादी ज्यादा है परसेंटेज वाइज, लेकिन वहां मायावती का उतना करिश्मा कभी नहीं रहा बसपा का। वहां दूसरे नेता जुड़े तो करिश्मा बना, चाहे लालजी वर्मा हो, जयराम अचल हो, दूसरे और लोग जुड़े। पश्चिम में मायावती का अपना करिश्मा रहा। दूसरी चीज एक मुझे दिखती है, किसान की बात आई, भाजपा वाले कह रहे कि हमने किसानों को इतना दे दिया जितना कभी नहीं दिया किसी ने। सपा वाले करे हम और ज्यादा दे देंगे, बीमा भी कर देंगे, पेंशन भी दे देंगे और सब कर देंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री, आना जाना फ्री, सब बढ़िया कर देंगे। आरएलडी भी कह रही कि किसान के तौर पर वोट पड़ेगा। एक बात कहूं, यमुना एक्सप्रेसवे बना, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना। एक्सप्रेसवे सूख नहीं पाता, ठेकेदारों का अरबों रुपया पेमेंट हो जाता है ना। हर सरकार में यही चलन है, चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, चाहे भाजपा की। ठीक, मैंने कभी ठेकेदारों को दर दर भटकते नहीं देखा, धरना प्रदर्शन करते नहीं देखा, छाती पीटते फांसी लगाते नहीं देखा कि मेरा पैसा। ये सिर्फ किसान है
जो गन्ना सप्लाई तो कर देता है, फिर उसके बाद उसको दर दर भटकना पड़ता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे क्यों गए? अगर आप सब लोग इतने ईमानदार थे, क्यों हाई कोर्ट ने कहा कि इनको ब्याज दीजिए? अगर आप सब दे ही रहे थे, सबकी आंख में धूल झोंकेंगे क्या? स्कूल में ब्लैकबोर्ड सप्लाई करने वाला, कॉपी सप्लाई करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर का भी पैसा नहीं रुकता। कलेक्टर साहब के यहां जो गुलदस्ते फूल वाले सप्लाई करता है, ये चाय बिस्कुट सप्लाई करता है, उसका भी पैसा नहीं रुकता। किसान का क्यों रुकता भाई? और अपनी मांग में किसान के नाम का सिंदूर सब भरोगे, ये ठीक नहीं। जाके देखिए ना, किसी की सरकार रही हो, इतने बड़े बड़े आंदोलन जो हुए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के समय में, वो क्यों हुए? अगर किसान सरसब्ज था? नहीं। और पश्चिम में तो किसान की तब भी कुछ दशा अच्छी है, पूरब में चले जाइए तब तो और भी दशा खराब है वहां तो। इसलिए मेरी रुचि इन दस्तावेजों में कभी नहीं रही कि कागज में क्या लिखा। कागज में लिखने में कंजूसी काहे की और बोलने में कंजूसी काहे की? उपनिषद ने कहा कि वचने कहा दरिद्रता, बोलने में काहे की कंजूसी? चाहे जो लिख दो। लेकिन अगर आप सब लोग 75 साल आजादी के होने जा रहे, अगर किसानों के लिए ही इतने कृपालु थे, दयालु थे, सक्रिय थे, समर्पित थे, तो किसान की हालत सुधर नहीं जाती। लेकिन दुर्भाग्य यह है बात जो रोहित कह रहे थे कि भाई साहब किसान इस बार किसान समझ के वोट देगा। दिक्कत यही है, किसान किसान की तरह वोट नहीं करता। हमसे एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मिलने आए, उन्होंने पूछा कि भाई साहब हर आदमी नट जाता है वोट सरकार में आने के बाद, हर पार्टी, हमको फिर वही धक्के खाने पड़ते, क्या उपाय? मैंने उनसे कहा था, जात से और मजहब से ऊपर उठ के सिर्फ मिट्टी के नाम पर, खेती के नाम पर वोट करना सीख जाओगे, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सब सीधे चलेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं सीखोगे कि यहां जाट, यहां मुसलमान, यहां यादव, यहां वामन, तब तक तो आपको ऐसे ही धक्के खाने पड़ेंगे। एक बार फिर चुनाव आ गया है, अगर किसान सिर्फ किसान के रूप में वोट कर दे तो राजनीतिक प्रहसन तो बंद हो ही जाएगा इस देश से, जान लीजिएगा। और उन बातों का कोई अर्थ नहीं इस देश में। वो बातें जनता समझती है कि आडंबर है, कि जब आप ये कहते हो कि नहीं भारतीय के तौर पर वोट होगा और नागरिक के तौर पर वोट होगा, ऐसा कहां होने देते हैं आप लोग। अगर कोई कोशिश करे भी तो सियासत इतनी तेज चलती है कि वो उस हर कोशिश को धस्तीभूत कर देती है। जमीन पर जाइए, कैसे कैसे प्लान बन रहे हैं। बोले भाई इस जात के इस वर्ग को सेटल करने के लिए फला नेता को मध्य प्रदेश से बुलाओ, उस जात के उस वर्ग के नेता को सेट करने के लिए फला नेता बुलाओ। किसी ने अपने इंटरनल चुनावी पेपर्स में ये लिखा कि भारत उत्तर प्रदेश का नागरिक बुलाओ? नहीं। इसलिए न्यूनतम सच तो बोले हम, इतनी ईमानदारी तो रखें।